आज से हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इससे पहले भी हमने जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जितने भी चैप्टर्स रहे हैं इस चैप्टर से पहले उनको हमने डिटेल्ड में समझा है। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उसी तरीके से हम इसको डिटेल्ड में समझेंगे जैसे हमने इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हमने डिटेल्ड में समझा है। तो आज से हम सिक्योरिटी के इस बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका CUET के एग्ज़ाम के लिए भी और अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपकी NCERT में जो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला हेडिंग है वो है व्हाट इज़ सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर सवाल कोई करता है कि आपके लिए सुरक्षा क्या है तो आप इसका सिंपल या फिर सरल शब्दों में आप क्या कहेंगे। कोई आपसे कहता है कि आपको खतरा है तो आप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मुझे किससे खतरा है। हो सकता है वो इसके जवाब में ये कहें कि आपको पर्टिकुलर इस व्यक्ति से खतरा है, या वो ये कहे कि आपको इस गाड़ी से खतरा है, इस ट्रेन से खतरा है, या फिर वो कहे कि आपको इस समूह से खतरा है या फिर इस गवर्नमेंट से खतरा है। तो जहाँ कहीं भी आपको खतरा या फिर थ्रेट वर्ड नजर आता है वहां पर जो है वो सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी की बात आती है कि अब यदि आपको खतरा है इस पर्टिकुलर पर्सन से, इस गाड़ी से, ट्रेन से, या फिर इस समूह से, या फिर इस सरकार से, तो वहां पर आपको सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी की बात आएगी। इसी तरीके से जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर तो वहां पर सिंपल इसका मतलब होता है थ्रेट से फ्रीडम, यानी कि सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। यानी अब आप जब ही सुरक्षित महसूस करेंगे जब आपको इस खतरे या फिर थ्रेट से मुक्ति या आज़ादी मिलेगी, यानी जहां पर फ्रीडम होगा थ्रेट से। तो सिक्योरिटी का सीधा सीधा यही मतलब होता है, सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। जब हम स्टेट की बात करते हैं या इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो इस संबंध में सुरक्षा या सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। तो इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी फ्रॉम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चैलेंजेस। अब जब स्टेट लेवल पर हम बात करते हैं कि एक राज्य क्या सुरक्षित है या फिर उसके ऊपर किसी चीज़ का खतरा है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात की जाती है कि उस राष्ट्र को हम सुरक्षित कहेंगे जहां पर उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंस हो, उसको किसी से भी खतरा ना हो, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, वो सॉवरेन हो और उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है यानी क्षेत्रीय अखंडता है वो बनी रहे। अब ये किससे, ये दो तरीके के होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो यानी बॉर्डर के बाहर की बात की जाए या फिर इंटरनल चैलेंजेस हो यानी कि बॉर्डर के अंदर के चैलेंजेस हो। तो ये आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरीके से यदि वो इंडिपेंडेंस है तो ऐसा माना जाता है कि एक स्टेट जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। अब इसे हम सिंपल टर्म में देखा जाए तो इन सिंपल टर्म्स सिक्योरिटी इज अबाउट इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सर्वाइवल ऑफ बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर लाइक मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सोशल। इन सभी प्रकार की जो खतरे हैं उन सब से अगर एक स्टेट और उसकी जो जनता है वो सुरक्षित होती है तो ऐसा माना जाता है, मतलब कि उसके ऊपर खतरा नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टेट जो है वो एक सिक्योर स्टेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी NCERT में दिया गया है कि ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। अब इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों को हमें पढ़ना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो ट्रेडिशंस हैं वो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी और दूसरा है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। अभी जैसे हमने पढ़ा था इसको और डिटेल में समझते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंट्री फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट्स मेनली फ्रॉम अदर कंट्रीज। इट फोकसेस ऑन मिलिट्री थ्रेट्स, वॉर प्रिवेंशन एंड डिफेंस ऑफ द नेशन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो एक कंट्री के आउटसाइड जितने भी कंट्री के बाहर या बॉर्डर के बाहर की बात की जाती है, अदर कंट्रीज से इसको जो है वो खतरा होता है तो उसकी सुरक्षा की बात जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर की जाती है।
और इसको किससे खतरा होता है? बेसिकली मिलिट्री थ्रेट से, कि बाहर के जो एक कंट्री के बाहर के जो पड़ोसी कंट्रीज है या राज्य है या देश है, वो उनकी जो सेना है वो इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर जो है वो हमला ना कर दे, उनसे इनको थ्रेट होता है, उनसे इनको खतरा होता है। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलें तो मिलिट्री थ्रेट्स हमको किस किस से है? चाइना से है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से है। तो इसी तरीके से एक नेशन जो होता है उसको भी मिलिट्री थ्रेट्स जो है वो उसके पड़ोसी राज्य या फिर और बाकी जो कंट्रीज होती हैं उनसे होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल थ्रेट्स के अंदर वॉर प्रिवेंशन, यानी कि इन जो देश हैं इनके बीच जो है युद्ध का जो प्रिवेंशन है उसको रोका जाए, कैसे भी करके युद्ध ना हो। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाती है कि डिफेंस को भी वो मेंटेन रखे। इसके अलावा एक स्टेट जो है या फिर जो यहाँ पर जब मैं स्टेट का नाम लेता हूँ तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैंने जो है बार बार आपको इस चीज़ को समझाया है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर स्टेट का मतलब बेसिकली एक कंट्री से होता है। जबकि जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में कोई इंडियन चीज़ पढ़ रहे होते हैं, कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जब हम स्टेट का नाम लेते हैं तो उस इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनकी बात की जाती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल आईआर पढ़ रहे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, वहाँ पर जब स्टेट का नाम लिया जाता है तो पर्टिकुलर एक कंट्री से लिया जाता है नाम। तो यहाँ पर सॉवरेनिटी उसकी बनी रहे, इसके अलावा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी बनी रहे। वहीं जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी रेफर टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस और थ्रेट्स विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। It includes challenges that rise inside the state, such as separatist movements, insurgent groups और militant organizations। अब जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर एक स्टेट के बॉर्डर के अंदर, यानी उस स्टेट के अंदर ही जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा की बात की जाती है। अब ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस जो इंक्लूड होते हैं उसको हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया का एग्जांपल लेके चलें तो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, तो यहाँ पर जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमेशा चलते आए हैं और इन्होंने हमेशा से इंडिया से अलग जो है होने का बात इन्होंने किया है, या फिर जो इनको स्पेशल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनको स्पेशल प्रावधान किया गया है वो इसी मूवमेंट की वजह से जो है वो हुआ है। इसके अलावा इंसर्जेंट ग्रुप को लेकर भी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो उभर कर सामने आता है। इसके अलावा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उग्रवादी समूह बन जाते हैं या उग्रवादी राष्ट्र में ही रहते हुए उग्रवादी जो संगठन बना लेते हैं, तो ऐसी कुछ मुद्दे और कुछ बात हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी को अच्छे से समझते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में एक्सटर्नल सिक्योरिटी को किस तरीके से जो है वो डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर बात की गई है द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी डील विथ द नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी। बेसिकली जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाती है तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा ऑटोमेटिक आ जाता है या फिर स्टेट सिक्योरिटी का। जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात होती है तो आउटसाइड थ्रेट सबसे पहले हमारे सामने आता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री को जो है बाकी दूसरी कंट्री से खतरा होता है और उससे कैसे अपने आप को ये सुरक्षित रखे, इस चीज़ का बेसिकली पूरा मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट को या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री को जो है वो करना होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे सिचुएशन में जो है वो 4 ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब एक स्टेट को क्या क्या चीज़ें इसके सामने आती हैं, तो सबसे पहला है मिलिट्री थ्रेट्स जो है उसे देखने को मिलता है। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू आवर नेशन इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट। द सोर्स ऑफ डेंजर इज अनदर कंट्रीज विच बाय क्रिएटिंग मिलिट्री एक्शन endanges the core values of the countries such as independence, sovereignty, territorial integrity. Military danger also endangers the lives of citizens. ये बताया गया कि जो मिलिट्री थ्रेट्स है उसके अंतर्गत जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वो यहाँ की जो कोर वैल्यूज़ होती हैं
एक स्टेट की जो कोर वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस, यहाँ की सॉवरेनिटी, यहाँ की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, इसको ख़त्म करने का वो लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ्स को भी डैमेज करने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो ये खतरा सबसे पहले इनके ऊपर बना रहता है। अब ऐसी वॉर की सिचुएशन में बताया गया है कि एक स्टेट के पास इस थ्रेट से रिस्पॉन्ड करने का कितने ऑप्शन होते हैं। अगर वॉर हो गई या फिर मिलिट्री थ्रेट्स हुआ, तो ऐसे में एक स्टेट के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। द सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिटरेंस, और लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। अ गवर्नमेंट हैज़ 3 बेसिक चॉइस टू रिस्पॉन्ड द थ्रेट। और जो ये वॉर हुआ उसमें बेसिकली उनके पास 3 चॉइस बचते हैं, या 3 ही वो मापदंड होते हैं, या 3 ही वो तरीके होते हैं जिससे ये रिस्पॉन्ड करता है उस थ्रेट को, वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला जो उनके पास होता है टू सरेंडर, वो इस वॉर के अंदर अपने आप को सरेंडर कर दें कि भाई हम आपसे हार गए हैं और आप हमारी जो संप्रभुता है, यहाँ की जो इंडिपेंडेंस है और यहाँ की जो सिटीजन्स है, उनको आप किसी भी प्रकार से क्षति ना पहुँचाएं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना करें, और हम आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है उनके पास। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप जो है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू राइज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू अनएक्सेप्टेबल लेवल। अब ये बताया गया कि इस वॉर को आप, जो दूसरे में बताया गया है, दूसरा ऑप्शन ये होता है उनके पास, आप इस वॉर को इस हद तक, नुकसान के इस हद तक आप इसको बताएं कि सामने वाला खुद ब खुद डर जाए कि ये जो मैंने किया है इस वॉर में जो है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, और इस हमले से इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि अब इनको जो है वॉर इनके ऊपर नहीं करना चाहिए, और इस खतरे से वो खुद ब खुद वॉर करना बंद कर दे, या फिर वो इस बात की अनुभूति उसको हो जाए कि यदि ये वॉर हुआ इस कंट्री के ऊपर, तो यहाँ पर जो तबाही होगी, जो खतरा होगा, वो टोटली इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अनएक्सेप्टेबल होगा। इस वजह से वो जो है वॉर नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है। और तीसरा ये होता है कि अब उस कंट्री के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है, तो वो क्या करता है, वो अपने सुरक्षा के लिए इस वॉर में जो है वो कूद पड़ता है और उससे वॉर करता है। अब जब सामने वाला जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उससे वॉर करता है कि हमारे ये पर्टिकुलर उद्देश्य हैं और इससे वॉर कर कर मैं अपने इन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके जवाब में जब वो भी वॉर करने लग जाता है तो सामने वाला जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वॉर किया था वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में नाकाम हो जाता है, तो वो खुद ब खुद जो है इस वॉर को रोक देगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में आपके ये 3 तरीके बताए गए हैं कि वॉर की सिचुएशन में एक कंट्री जो है वो 3 तरीके से, बेसिकली 3 चॉइस होती है उसके पास जिसको लेकर वो रिस्पॉन्ड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट बताया गया है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में जो एक स्टेट होता है वो बैलेंस ऑफ पावर को भी लेकर चलता है कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये जो है स्टेट बैलेंस ऑफ पावर को भी मेंटेन करके चलता है। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली क्या है, द कंट्रीज डू वर्क हार्ड टू मेंटेन अ favorable balance of power with other countries, especially those close by, those with whom they have different or past conflict. The balance of power could involve military, economic और technological development. Basically अगर इसको बिल्कुल easy वे में बताऊं तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर ये है कि एक जो नेशन होता है या स्टेट होता है वो अपने पड़ोसी, जो उसके पड़ोसी देश हैं या जो पड़ोसी कंट्री हैं, जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पड़ोसी एनिमी कौन है, ये एक तरफ देखा जाए तो चाइना है, दूसरी तरफ देखा जाए तो कौन है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पावर ये होगा कि यदि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंस के मामले में, मिलिट्री के मामले में अगर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर बना रहा है तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया भी अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। अगर चाइना अलग अलग चीज़ें बना रहा है, अलग अलग वेपन बना रहा है तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया भी अपने आप को पावरफुल बनाएगा। इससे क्या होगा, इससे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होकर रहेगा। यानी चाइना को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही ताकतवर है, उसके जो बाकी पड़ोसी देश हैं जैसे भारत है
पाकिस्तान है, ये जो है वो कमज़ोर हैं, अगर ऐसा उसको महसूस हुआ तो वो कभी भी वॉर कर सकता है। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए हर कंट्री अपने आप को हर लेवल पर, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो या फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हो, वो अपने आप को डेवलपमेंट के प्रोग्रेस पर रखता है, ताकि वॉर की सिचुएशन अगर हो तो कोई भी कंट्री जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे और वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे। अब बैलेंस ऑफ पावर का अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो 1964 में जो है चाइना ने न्यूक्लियर वेपन का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और न्यूक्लियर वेपन संपन्न हुआ चाइना। अब इसके जवाब में, अब न्यूक्लियर वेपन इसके पास हो गया, अब बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना था, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी 1974 में एक्सपेरिमेंट किया और इसने भी न्यूक्लियर वेपन को बनाया। अब जब इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन को बना लिया तो अब पाकिस्तान कैसे इससे पीछे हट सकता था, क्योंकि इसको भी तो बैलेंस ऑफ पावर बनाना है। पाकिस्तान ने जो है वो 1998 में न्यूक्लियर का परीक्षण किया और न्यूक्लियर संपन्न हुआ। अब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर सेकंड जो है वो 1998 में जो है उसको एक्सपेरिमेंट किया और इसने न्यूक्लियर संपन्न हुआ। तो इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ पावर है बेसिकली वो पूरी कंट्रीज के बीच में बना रहता है। अब चौथी बात जो बताई गई है एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में वो है अलायंस बिल्डिंग, यानी कि गठबंधन। यहाँ पर क्या बताया गया है, एन अलायंस इज कोएलिशन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक्स। मोस्ट अलायंस आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज एंड आर बेस्ड ऑन फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ who constitute the threat. Alliances are based on national interest and often change when national interest change. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, ऐसे मामलों से बचने के लिए, मिलिट्री थ्रेट से बचने के लिए जो है बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो लोग आपस में जो है वो अलायंस बना लेती हैं। ये लोग मिलकर एक ऐसे समूह या एक ऐसा संगठन बनाता है जिसमें बेसिकली ट्रीटीज़ पर ये जो है वो डिपेंड होता है। उनके आपसी मामले कैसे भी हों इससे मतलब नहीं है, अगर उन्होंने एक अलायंस बनाया है यानी कि एक ट्रीटी करी है तो उसके कुछ बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि मान के चलो अगर उन्होंने एक संगठन बना लिया है और उस पर यह साइन हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है या फिर युद्ध करता है आपके ऊपर, तो ये युद्ध जो है आपके ऊपर ना मानकर इस पूरे ट्रीटी के ऊपर या फिर इस पूरे अलायंस के ऊपर या इस गठबंधन के ऊपर माना जाएगा और हम सारे लोग जो है वो मिलकर इसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाएंगे और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और पर्टिकुलर उस कंट्री से हम युद्ध करेंगे। ये जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में इस तरीके से जो है वो अलायंस बिल्डिंग या फिर कोएलिशन ऑफ स्टेट जो है वो काम करता है। अब जैसे जैसे ये पूरी तरीके से जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पर जो है वो सीमित होता है, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट पर ये बनाए जाते हैं इस तरीके के जो अलायंस हैं, और जैसे ही नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है वैसे ही ऐसे अलायंस का भी जो है वो स्वरूप चेंज हो जाता है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला था उसको हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं। बेसिकली अगला जो पॉइंट आपका बताया गया है वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। इट रेफर टू द इंटरनल सिक्योरिटी, इट रेफर टू वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड द बॉर्डर। दिस वुड इंक्लूड सेपरेटिस्ट फोर्सेस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंसर्जेंट फोर्सेस। जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो ये बेसिकली बॉर्डर के अंदर के थ्रेट की बात की जाती है कि एक कंट्री के अंदर कितना वायलेंस हो रहा है, किस प्रकार के थ्रेट है उस कंट्री के अंदर, उन सिटीजन्स को किस किस चीज़ से खतरा है। तो यहाँ पर उस प्रकार की इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाती है। और इस जब इंटरनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से बड़े मुद्दे आते हैं, वहाँ पर जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकते हैं या राष्ट्र के अंदर रहते हुए ही अपने आप को
इस राष्ट्र से अलग करने वाले बहुत सारे अलगाववादी समूह आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आंदोलन ऐसे देखे गए हैं इंडिया के मामले में। तो उनका ये कहना होता है कि हम जो है वो आपका हिस्सा नहीं हैं और हमें एक अलग राष्ट्र की वो लोग मांग करते हैं। तो इस तरीके के इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा जो है यहाँ पर बनता है। फिर हमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर उग्रवादी कुछ समूह, झारखंड में जैसे आप देखें तो नक्सलवादी जो मूवमेंट है वो वहाँ पर हमेशा आपको देखने को मिलता है। ये लोग अपने राष्ट्र में रहते हुए ही अपने राष्ट्र के खिलाफ हो जाते हैं और ये अपने आप को राष्ट्र के अंदर रहते हुए ही एक अलग राष्ट्र की तरह ट्रीट करते हैं कि हम लोग जो हैं वो पूरी तरीके से फ्री हैं, हमारे ऊपर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, हम स्टेट से परे हैं, ऐसा इनका मानना होता है। तो इस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है वो राष्ट्र के अंदर भी होता है। और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, अगर दोनों मामले में एक स्टेट मजबूत है तो ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्र जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर है। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में ही इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत ही ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए इसको दिया गया है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यूरोपियन नेशंस और जो नए इंडिपेंडेंस हो रहे नेशंस थे, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है जो कॉलोनिज्म बने हुए थे, जितनी भी हमारी कॉलोनीज बनी हुई थी वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस हो रही थी। अब इनके ऊपर जो है कोई एक पावर जो है वो नहीं रह रही थी। ये लोग डिमांड कर रहे थे किसकी, फ्रीडम की। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। बहुत सारी जो कॉलोनीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही थी। अब इनकी जो सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बिल्कुल यूरोपियन नेशंस की तरह ही था। अब ये कैसे था, जैसे कि यहाँ पर जो यूरोपियन कॉलोनीज थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी किस चीज़ को लेकर, एक्सटर्नल थ्रेट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारे संगठन और ग्रुप और अलायंस सिस्टम चलता था। इनको हर समय इस चीज़ का खतरा होता था कि बाहरी जो कोई कंट्री है वो हमारे ऊपर वॉर ना कर दे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी थी इनको एक्सटर्नल थ्रेट्स का जो कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा था और इंटरनल सिक्योरिटी जो थी वो भी इनकी बहुत मेजर इशू था। यूरोपियन नेशन वेयर वरीड फॉर वॉर टर्निंग इनटू हॉट वॉर। अब ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है ये कहीं हॉट वॉर में जो है वो तब्दील ना हो जाए। इन सब चीज़ों को लेकर ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अब जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे, यहाँ पर जितने भी नए हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे राष्ट्र, यानी कि कॉलोनीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनकी जो चिंता का विषय है वो भी सिमिलर था बिल्कुल किसके, यूरोपीय नेशन की तरह। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो किस किस चीज़ को लेकर चिंतित थी। सबसे पहला वो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स, यानी कि बाहरी खतरे, यानी इनको भी खतरा था। जिन कंट्रीज़ को यूरोपियन नेशन को खतरा था कि ये इनके ऊपर वॉर कर सकते हैं, वही चिंता ये नए जो राष्ट्र बन रहे थे इनको भी था कि इनको भी एक्सटर्नल थ्रेट का मामला था और इंटरनल थ्रेट का मामला भी था। सम वरीड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा इनको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंता इनको थी। और दूसरी तरफ दे हैड टू वरी अबाउट द इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। इनकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ना बढ़ जाए कि वो लोग जो है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाए। अब इस तरीके से जो जितने भी यूरोपियन नेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हो, और उस समय जितने भी न्यू कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल सेम थी यूरोपियन नेशन की तरह। यानी कि जो प्रॉब्लम से जूझ रहा था यूरोपियन नेशंस उस वक्त, वही सारी समस्याएं जो है वो जितनी भी इंडिपेंडेंट हो रही थी नई नई कॉलोनीज, वो सारी प्रॉब्लम जो है इनको भी थी। तो यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स को जो है वो आपको बताया गया है